हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और आज हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दैट मीन्स भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकारों को समझेंगे। तो जब भी मूल अधिकारों की जैसे बात आती है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में, तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में सबमिट की थी, उसमें सबसे पहले रिकमेंडेशन की गई थी फंडामेंटल राइट्स की। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद बात आई फंडामेंटल राइट्स की, कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स पर एक रेजोल्यूशन लाया गया, तो वहाँ से भी बात आती है। लेकिन हमने जब भी बात आती है कि भारतीय संविधान में हमने कहाँ से प्रेरणा ग्रहण करके मूल अधिकारों को शामिल किया है, तो है अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स का जो प्रोविजन है वहाँ से हमने प्रेरित होकर लिया है। तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार रखे गए हैं वह अमेरिकी संविधान से हमने प्रेरणा ग्रहण करके उनको शामिल किया है। ओके, और अगर हम बात करें अधिकारों की, जब बात करते हैं तो सबसे पहले 1215 में मैग्ना कार्टा इंग्लैंड में आया था और भारतीय संविधान में जो हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, हम मूल अधिकारों को ही कहते हैं, मूल अधिकारों के चैप्टर को कहते हैं। तो 1215 में सबसे पहले आया था। फिर उसके बाद अमेरिका में इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स हो या फिर फ्रांस में अधिकार हो, तो वहाँ से इन अधिकारों का उद्भव दिखाई देता है। लेकिन हमने अपने संविधान में जो शामिल किए हैं वह अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर हमने मूल अधिकारों को शामिल किया है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मूल अधिकारों की, फंडामेंटल राइट्स की, और इन फंडामेंटल राइट्स को हम कुछ हेडिंग के अंतर्गत कवर करेंगे। मूल अधिकार, इनको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। तो इन फंडामेंटल राइट्स का संविधान के भाग 3 में प्रोविजन किया गया है। भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35, भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35। भाग 3 में, इसको अगर रोमन में लिखें तो भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का प्रोविजन किया गया है। तो इन मूल अधिकारों को हम कुछ हेडिंग के अंतर्गत कवर करेंगे। सबसे पहले लेक्चर में हम कवर करेंगे इसकी सामान्य रूपरेखा, सामान्य रूपरेखा को कवर करेंगे और इससे हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एक एक आर्टिकल को देखेंगे, आर्टिकल 12 से लेकर 35 को एक एक डेप्थ में आर्टिकल को समझेंगे। लेकिन पहले लेक्चर में हम देखेंगे सामान्य रूपरेखा, मूल अधिकारों की सामान्य रूपरेखा, जनरल आउटलाइन या जनरल फ्रेमवर्क। तो सामान्य रूपरेखा को देखेंगे और इसको हम कवर करेंगे कुछ हेडिंग के अंतर्गत। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें, मूल अधिकारों को भी समझने से पहले जरूरी है कि हम अधिकारों को समझें, आखिरकार अधिकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अधिकार क्या हैं। अधिकार क्या हैं, व्हाट आर राइट्स। एंड सेकेंड वन देखेंगे इसके बाद, मूल अधिकार क्या हैं, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार क्या हैं, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर हम अधिकारों को और मूल अधिकारों को बेसिकली हम डिफाइन करेंगे। यहां पर हम डेफिनेशन वाला पार्ट देखेंगे, डिफाइन करेंगे यहां पे। उसके बाद फिर हम देखेंगे इन अधिकारों को आखिरकार हम मूल अधिकार की ही संज्ञा क्यों देते हैं, आखिरकार मूल अधिकार ही क्यों कहते हैं, मूल अधिकार ही क्यों, अधिकार ही क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, वाई दीज राइट्स आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स। और इसके बाद फिर हम देखेंगे मूल अधिकारों की प्रकृति, आखिरकार इनका नेचर क्या होता है, प्रकृति या नेचर। और फिर इसके बाद हम देखेंगे नेचर के बाद इसकी देखेंगे विशेषताएं, विशेषताएं या इसको हम कहें की फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स। तो यहां पर हम देखेंगे फीचर्स, फीचर्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे विशेषताओं के बाद आखिरकार इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं, सीमाएं या लिमिटेशंस, लिमिटेशंस। और उसके बाद हम लास्ट देखेंगे अमेंडमेंट, संशोधन। लास्ट में देखेंगे संशोधन, इसमें संशोधन किस तरह से किया जा सकता है, क्या प्रावधान इसके संदर्भ में होता है।
तो इन हेडिंग के अंतर्गत हम पूरे फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। पहला डेफिनेशन वाला पार्ट, दूसरा मूल अधिकारी क्यों कहते हैं, तीसरा प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, फोर्थ वन इसकी फीचर्स क्या होती है, फिफ्थ वन सीमाएं क्या हैं, एंड सिक्स संशोधन किस तरह से किया जा सकता है। तो इन हेडिंग के अंतर्गत हम मूल अधिकारों को पूरे को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आखिरकार अधिकार क्या होते हैं, व्हाट आर राइट्स। तो अगर हम अधिकार क्या होते हैं इसकी बात करें तो अधिकार ऐसे दावे होते हैं जो हमें कुछ करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। राइट्स आर द एंटाइटलमेंट्स और क्लेम्स टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। राइट्स क्या होते हैं, एंटाइटलमेंट जो होते हैं या क्लेम्स होते हैं जो हमें कुछ करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। राइट्स आर एंटाइटलमेंट्स और क्लेम्स टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। तो कुछ करने की हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, कुछ करने की हमें एक तरह से पात्रता, एंटाइटलमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। और हमें कुछ क्लेम्स हैं, क्लेम्स कैसे हैं, दावे हैं, क्योंकि दावे हैं कि नागरिक खुद अपने आप दावा नहीं कर रहा है बल्कि इसके लिए कुछ आधार होता है, हमें दावा मिला हुआ होता है, क्लेम्स मिले हुए होते हैं अधिकारों को, चाहे वह लीगल हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से मिला हुआ वो दावा। तो दावे हैं ये हमारे। तो अधिकारों को हमने समझ लिया कि अधिकार ऐसे दावे हैं जो कुछ करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, या राइट्स आर एंटाइटलमेंट्स और क्लेम्स टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस। अब अगर हम बात करें कि आखिरकार इनको ये मूल अधिकार क्या है, राइट्स तो समझ में आ गए, मूल अधिकार आखिरकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं, मूल समझिए, मूल यहाँ पे मूल की बात आ रही है, अर्थात ऐसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। आप भी समाज में रह रहे हैं और देश दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। अब सोचिए कि जेल जाने से कोई व्यक्ति डरता है, ऐसा थोड़ी है कि जेल में किसी को फांसी दे देते हो। भाई जेल में कोई व्यक्ति रहता है तो क्या होता है, जेल में व्यक्ति जेल से बाहर नहीं जा सकता है, घूम फिर नहीं सकता है, जो सामान्य रूप से कोई व्यक्ति को जो अधिकार और स्वतंत्रता मिली होती है। तो जेल में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, इसलिए कोई व्यक्ति जेल जाने से डरता है। तो इसी तरह से फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जेल में क्या व्यक्ति सर्वांगीण विकास कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे हर चीज की सीमाएं होती हैं। तो कहने का सेंस है मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। सर्वांगीण विकास किस सेंस में, चाहे व्यक्ति का भौतिक विकास हो, मटेरियल डेवलपमेंट, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे बौद्धिक विकास हो, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास हो, या फिर चाहे वह भौतिक हो गया, मानसिक हो गया, बौद्धिक हो गया, या फिर आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास, सभी के लिए मूल अधिकार अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। तो हम इसको अगर एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो मूल अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास अर्थात भौतिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर नेसेसरी फॉर मटेरियल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो इस तरह से हमें आवश्यक होते हैं ये फंडामेंटल राइट्स। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन कर दिया। और अब बात आती है कि आखिरकार इन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स ही क्यों कहते हैं। इनको हम और भी कुछ कह सकते थे, और भी कुछ नाम दे सकते थे, आखिरकार इनको मूल अधिकार ही क्यों कहा जाता है। तो मूल अधिकार इस सेंस में कहा जाता है, मूल अधिकार इसलिए कहते हैं, एक तो हमने डेफिनेशन देखी थी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, तो इसलिए अधिकारों को ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये अत्यंत ही आवश्यक होते हैं, सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। दूसरी बात आती है कि दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड भारत का क्या है, यह है संविधान। तो अर्थात यह किसी देश के फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड के माध्यम से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और यह क्या है, भारत में संविधान।
तो भारत में संविधान के माध्यम से ही, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कहेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड के माध्यम से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए भी हम इनको मूल अधिकार कहते हैं। देख लिया, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। और दूसरी बात, संविधान के माध्यम से इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड के माध्यम से प्रोटेक्ट किया जाता है, इसलिए भी हम इनको मूल अधिकार कहते हैं। अब बात आती है प्रकृति। आखिरकार इनकी प्रकृति क्या होती है या नेचर क्या होता है? तो नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर कैसा होता है? किसी व्यक्ति के बारे में कहेंगे कि उसका व्यवहार या उसका नेचर जो है नकारात्मक है या सकारात्मक है। सामान्य रूप से नेचर की बात जब भी आती है तो नकारात्मक या सकारात्मक के सेंस में होती है। तो इसकी प्रकृति, मूल अधिकारों की प्रकृति देखी जाए तो मूल अधिकार अधिकतर निषेधात्मक या नकारात्मक के सेंस में, निषेधात्मक के सेंस में निगेट करते हैं कुछ। राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य धर्म जाति मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इस तरह के कई प्रोविजन हैं। तो नहीं की बात आती है नेगेटिव, कुछ चीज़ करने से रोकता है, निषेधात्मक है। और कुछ जो अधिकार हैं वह पॉजिटिव भी हैं, सकारात्मक भी हैं। सकारात्मक कैसे हैं? राज्य को कुछ करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। जैसे कमजोर जो वर्ग हैं और जैसे स्त्री और बच्चे हैं तो उनके पक्ष में राज्य क्या कर सकता है? कुछ सकारात्मक प्रावधान कर सकता है, जिसको हम कहते हैं ना कि, और कुछ कमजोर वर्ग हैं, जैसे आप देखते हैं राज्य क्या करता है, जैसे कुछ कमजोर वर्ग होते हैं उनका किसी तरह से नौकरियों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, इसके अलावा उनको रोजगार के अवसर मिले, तो उनके लिए राज्य क्या करेगा? प्रावधान करता है। तो उस सेंस में कुछ करने की स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। और इसके अलावा पॉजिटिव इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति को भी कुछ करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो इस सेंस में भी ये पॉजिटिव है। तो इनकी प्रकृति क्या है? नेगेटिव है, निषेधात्मक है। कुछ अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है, अर्थात यह राज्य की सत्ता को सीमित करते हैं, कुछ करने से मनाही करते हैं, आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ स्टेट को रोकते हैं। और पॉजिटिव इसलिए है कि कुछ करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं कमजोर वर्गों के पक्ष में, और इसके अलावा व्यक्ति को भी यह सकारात्मक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, तो इसलिए भी यह पॉजिटिव कहे जा सकते हैं। यह हमने देख ली प्रकृति। और प्रकृति में ही अगर लिखना हो और भी अगर मेंस में जैसे क्वेश्चन लिखना है तो इसको कह सकते हैं कि बाध योग्य है। ये कैसे हैं? बाध योग्य हैं। बाध योग्य इट मीन्स, बाध योग्य दैट मीन्स जस्टिसेबल, जस्टिसेबल, अर्थात इनके हनन के कारण, अगर इनका हनन होता है, इनको कोई रोकता है, किसी तरह से रुकावट आती है, तो इसके लिए आप डायरेक्टली जुडिशरी में जा सकते हैं। और आपको प्रॉपर चैनल, जरूरी नहीं कि निचले कोर्ट से फिर ऊपर के कोर्ट में, फिर ऊपर के कोर्ट में जाना हो। इनके वायलेशन पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं। और वहाँ पर आप वाद विवाद कर सकते हैं कि मेरे जो अधिकार हैं उनका हनन हुआ है, तो उसके माध्यम से आप केस कर सकते हैं। इवन आप स्टेट पर कर सकते हैं, राज्य पर कर सकते हैं। और हम आगे देखेंगे कि राज्य केवल यहाँ पर मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात नहीं हो रही है राज्य के रूप में। राज्य क्या है? राजनीतिक संगठन है। राज्य क्या है? एक राजनीतिक संगठन है। और इसको हम आगे समझेंगे किस तरह से राजनीतिक संगठन है, किस तरह से इसके जो है कई तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूगोल, सरकार, संप्रभुता, उस सेंस में हम देखते हैं व्यापक रूप में। जब हम आर्टिकल 12 को समझेंगे तो उसमें आर्टिकल 12 में हम राज्य की परिभाषा देखेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो इस तरह से ये बाध योग्य भी हैं। तो इनका नेचर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही होता है। इसके अलावा इनकी प्रकृति के बारे में और अगर विस्तृत रूप से कहें तो यह बाध योग्य होते हैं, अर्थात इनके हनन पर हम डायरेक्ट कोई भी नागरिक न्यायालय में जा सकता है। अब बात आती है इनकी विशेषताओं की। तो विशेषताएं भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विशेषताएं क्या है कि सबसे पहली विशेषता आप देख लीजिए कि यह पॉलिटिकल डेमोक्रेसी या राजनीतिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र को प्रोत्साहित करते हैं। अब राजनीतिक किस तरह से? जैसे आप बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, आपको भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, संगठन की स्वतंत्रता मिली हुई है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, एक तरह से संगठन बना सकते हैं। तो एक तरह से राजनीतिक लोकतंत्र को ये प्रोत्साहित करते हैं। और भी कई प्रोविजन दिए गए हैं जिनके माध्यम से अब राजनीतिक लोकतंत्र इसके माध्यम से प्रोत्साहित होता है। तो दीज राइट्स प्रमोट्स
पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर अपने आप में इनका इंपॉर्टेंस हो जाता है। और इसके बाद और भी बात करें तो यह है राज्य की तानाशाही पर ये क्या करते हैं, अंकुश लगाते हैं। राज्य की तानाशाही पर क्या करते हैं, यह अंकुश लगाते हैं। तो एक तरह से राज्य की तानाशाही पर अंकुश लगाते हैं और सरकार को भी, सरकार रूल से चले, लॉज से चले, गवर्नमेंट ऑफ लॉज नॉट गवर्नमेंट ऑफ मैन, अर्थात लोगों के माध्यम से अपने तरीके से संचालित नहीं हो गवर्नमेंट, बल्कि लॉज के माध्यम से संचालित हो। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। दैट मीन्स व्यक्ति तो संचालित कर रहे हैं, व्यक्ति ही होते हैं सरकार में, लेकिन व्यक्ति अपने तरीके से किसी तरह से संचालित न करें, बल्कि गवर्नमेंट लॉज की हो, कानूनों के माध्यम से इसको चलाया जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह इसमें से कुछ जो मिले हुए हैं अधिकार, कुछ लोगों को प्राप्त हुए हैं, कुछ तो नागरिकों को हैं, कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, और कुछ अधिकार हैं जो फॉरेनर्स को भी प्राप्त हैं। इसके अलावा लीगल एंटिटीज को भी प्राप्त हैं। इट मीन्स जैसे कानून के माध्यम से कोई संस्था क्रिएट की गई है तो उसके माध्यम से भी तो उनको भी कुछ अधिकार मिले हुए होते हैं। कंपनी के अधिकार अलग होते हैं, लीगल एंटिटीज के अलग होते हैं। तो कुछ अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ विदेशियों को भी अधिकार प्राप्त हैं, और कुछ लीगल एंटिटीज को भी या वैधानिक इकाइयों को भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं। तो यह अधिकार अपने आप में ही काफ़ी व्यापक अधिकार के रूप में देखा जाता है इनको। अगर हम और आगे बात करें तो यह एक तरह से निरपेक्ष नहीं है। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। निरपेक्ष नहीं है। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट बट आर क्वालिफाइड। निरपेक्ष नहीं है, इसका क्या सेंस है, अर्थात सापेक्ष है। दैट मीन्स आपके भी कुछ अधिकार हैं और भी लोगों के कुछ अधिकार हो सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि यह अधिकार निरपेक्ष नहीं है, इन पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं दूसरों के हित में। अब सोचिए आप रोड पे चल रहे हैं और कहेंगे हम तो किसी तरह से चलें, हमारी मर्जी है, तो ऐसे नहीं होता है। आप व्यवस्थित चलेंगे, आप अपनी साइड चलेंगे। इसके अलावा आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं अपना स्वयं का जीवन अपने घर के अंदर किस तरह से जी रहे हैं वो अलग है, लेकिन आपके चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सोचिए 10 बजे के बाद जो है कहीं लाउड स्पीकर को बंद कर दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध कर दिया जाता है कि उसके बाद आप लाउड स्पीकर में नहीं चला सकते, क्योंकि और लोगों की भी कुछ अधिकार हैं, स्वतंत्रता है, और लोग सोने में डिस्टर्ब होंगे, उनको भी ऑफिस जाना होगा या कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी होगी। तो इस तरह से कुछ सीमाएं लगाई जाती हैं। तो कहने का सेंस है अगर आपको कुछ अधिकार मिले हुए हैं, दूसरों को भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं, तो सभी को अधिकार मिले हुए हैं, सभी के अधिकारों की व्यवस्था चलती रहे। तो इसलिए ये अधिकार क्या है, निरपेक्ष नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है, अर्थात इन पर कुछ सीमित रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और भी अगर हम बात करें तो यह काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अधिकार अपने आप में हमें व्यापक दिखाई देते हैं। और इन अधिकारों को हमने कहा कि बाध योग्य हैं। बाध योग्य हमने बात कर ली, नेगेटिव है नेचर में, यह भी हमने बात कर ली। और यह दीज राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट और एब्सोल्यूट, यह पूर्ण नहीं है या निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इन पर संसद क्या करेगी, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। जैसे वर्तमान में भी देखें तो आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत हमें स्वतंत्रता प्राप्त है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत कुछ इस पर सीमाएं भी लगाई गई हैं। और यह सीमाएं लगाई गई हैं जैसे विदेशी राज्यों के साथ हमारा संबंध खराब नहीं होना चाहिए, विदेशों के साथ न्याय का अवमानना नहीं होना चाहिए, अपराध के लिए उद्दीपन नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स आप भाषण तो दे सकते हैं लेकिन उसके कारण हिंसा नहीं फैलनी चाहिए। तो इस तरह की कई चीज़ें आती हैं, कई आधारों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है संसद। तो इस तरह से कई विशेषताएं हम इनकी देख सकते हैं और अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो दीज आर एनफोर्सिबल, अर्थात न्यायपालिका के माध्यम से इनको लागू कराया जा सकता है। अगर आपका कहीं हनन हो रहा है तो इनको न्यायपालिका के माध्यम से लागू करवाया जा सकता है। एनफोर्सिबल,
एनफोर्सेबल है। और इसके अलावा भी और भी अगर हम बात करें, एनफोर्सेबल है और सेल्फ एग्जीक्यूटेबल हैं। कई अधिकार हैं जिनको सेल्फ एग्जीक्यूटरी अर्थात ये स्वयं से ही लागू हो जाते हैं। और लेकिन कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जिनको लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है। सोचिए, राइट टू एजुकेशन का प्रावधान आर्टिकल 21A में दिया गया है, लेकिन उसके लिए उसको लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया है, उसके लिए कानून लेकर आई, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके अलावा राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है, अर्थात छुआछूत के विरुद्ध अधिकार है। छुआछूत नहीं फैला सकता, ना तो राज्य फैला सकता है, ना कोई व्यक्ति फैला सकता है। तो छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया आर्टिकल 17 में। उसके लिए क्या किया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 लाया गया है। तो इस तरह से कई अधिकारों को लागू करने के लिए कुछ कानून भी बनाए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये कुछ अधिकार होते हैं जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, अर्थात स्वयं ही अपने आप लागू हो जाते हैं, और कुछ को लागू करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। तो अर्थात एक तरह से सेल्फ एग्जीक्यूटरी भी हैं और इनके लिए कुछ को लागू करने के लिए लॉ भी बनाया जाना पड़ता है। तो इस तरह से हमने इनकी कई विशेषताएं देख ली, कई विशेषताएं अपने आप में समझ ली। अब हम बात कर लेते हैं आखिरकार इन अधिकारों की सीमाएं क्या क्या हैं। इनकी कुछ सीमाएं भी हैं अपने आप में, और सीमाएं भी समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेषताएं देखने के बाद अब हम देख लेते हैं कि इनकी आखिरकार सीमाएं क्या क्या हैं। तो अगर हम सीमाओं की बात करें तो इन पर कई सीमाएं देखी जाती हैं। सीमाएं, लिमिटेशंस, यहां पर हम बात कर रहे हैं लिमिटेशंस की। अगर हम लिमिटेशन की ही बात करें तो द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज लिमिटेड बाय आर्टिकल्स 31A, 31B एंड 31C। दैट मीन्स इन अधिकारों के क्षेत्र पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं आर्टिकल 31A, 31B और 31C। तो 31A में क्या है, एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स। जो संपत्ति का है उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। पहले आपको पता होगा कि पहले संपत्ति का अधिकार भी फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंतर्गत। फिर उस पर क्या किया गया, इसको आर्टिकल 31 को संविधान संशोधन अधिनियम 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के माध्यम से इसको रिपील कर दिया गया। इसको राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और इसको लीगल राइट बना दिया गया। इसको अर्थात इसके लिए लॉ लाया गया, लीगल राइट बना दिया गया। आर्टिकल 300 के अंतर्गत कैपिटल ए के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को लीगल राइट बना दिया गया है। अब यह मूल अधिकार नहीं है। अगर आपकी संपत्ति का अधिग्रहण करती है सरकार, मान लीजिए कोई हाईवे बनना है या कोई डेवलपमेंट काम होना है, तो उसमें क्या है, उसमें संपत्ति का अधिग्रहण किया जा सकता है। और इस संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हैं, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन आपका लीगल राइट है। इसके अलावा 31P, दैट मीन्स 9th शेड्यूल, जो संविधान की अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, उस जो अनुसूची में दिया गया है, तो उसके अनुसार क्या है, इन पर सीमाएं हैं। कई कानूनों को उसमें डाल दिया गया है, कई क्षेत्रों को उसमें डाल दिया गया 9वीं अनुसूची में। तो उसके कारण क्या है कि इस पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा 31C, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP आर्टिकल 36 से 51 दिए हुए ना, तो कुछ नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए इन पर कुछ सीमाएं लगाई जा सकती हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको सभी को। तो इस तरह से इस पर कुछ सीमाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके अलावा और सीमाएं देखें तो जब मार्शल लॉ लगा हुआ है किसी क्षेत्र में, सैन्य कानून लगा हुआ है, तो ऐसे में क्या होगा, मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहाँ पर अधिकार अपने आप ही सीमित हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, आपको पता होगा, धारा 144 लग जाती है, तो धारा 144 लगी होती है तो वहाँ पे अधिकार क्या होते हैं, सीमित हो जाते हैं। कई बार और भी कुछ होते हैं, जैसे AFSP हो, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जब वो लगा होता है तो उसमें भी कुछ सीमाएं रहती हैं। तो इस तरह से अगर मार्शल लॉ लगा हो तो क्या होता है कि मार्शल लॉ के टाइम पे वहाँ पर लोगों के अधिकार अपने आप ही सीमित हो जाते हैं।
इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स को लिमिटेड किया जा सकता है, यहाँ पर सीमाएं लगाई जा सकती हैं जब जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज की बात आए, आर्म्ड फोर्सेज की बात आए, या फिर कोई इंटेलिजेंस एजेंसी है जैसे NIA है, आपको उससे सूचना प्राप्त करनी है। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन बेशक लगाएं, हालांकि राइट टू इन्फॉर्मेशन स्पष्ट रूप से फंडामेंटल राइट्स नहीं है, एक्सप्लिसिट रूप से नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिट रूप से या अंतर्निहित रूप से एक तरह से फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत कहीं इनडायरेक्टली आ जाता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन को आप इंटेलिजेंस एजेंसी से आप सूचना मांगे नहीं मिलेगी, जरूरी नहीं है। उसमें क्या किया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये प्रोविजन किया गया है कि आप इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्म फोर्सेस और भी कुछ एजेंसी रखी गई हैं जिनसे आप सूचना देना अनिवार्य नहीं है, उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू नहीं होता है, और भी आपके कई अधिकार सीमित हो जाते हैं। तो कहने का सेंस है आर्म फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी के जो मेंबर्स हैं उनके या फिर उस संगठन में के संदर्भ में आपके अधिकार कुछ सीमित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज इस संदर्भ में भी कुछ सीमाएं दिखाई देती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें और भी इसकी कुछ सीमाएं दिखाई देती हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर जो राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान दिया हुआ है आर्टिकल 352 में। आर्टिकल 352 में दिया गया है कि राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह परामर्श पर, आप इसको देखेंगे कैबिनेट का शब्द का एक ही जगह उल्लेख किया गया है आर्टिकल 352 में। तो कैबिनेट की सलाह परामर्श पर राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकते हैं, और मूल अधिकारों को उस समय पर निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के आदेश से। राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते हैं, आर्टिकल 358 के अंतर्गत वह आदेश जारी कर सकते हैं कि मूल अधिकारों को निलंबित कर दिया जाए। लेकिन फिर भी किसी भी स्थिति में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, चाहे कैसा भी आपातकाल लगा हुआ हो। जैसे आर्टिकल 21 में क्या है, लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर विधिक प्रक्रिया के बिना जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से आर्टिकल 20 में भी कई ऐसे अधिकार दिए हैं, जैसे किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वकील 24 आवर्स के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तो 24 आवर्स के अंतर्गत वकील प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से कई उसमें अधिकार दिए गए हैं। जब हम आर्टिकल एक एक को समझेंगे तो एक एक को उसमें डिटेल में देख लेंगे। तो आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इन अधिकारों को नेशनल इमरजेंसी के समय पर आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं वह अपने आप ही निलंबित हो जाती है। राष्ट्रपति आदेश जारी करके मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं आर्टिकल 358 के अंतर्गत। तो नेशनल इमरजेंसी भी एक अपने आप में रीजन हो गई। और नेशनल इमरजेंसी के समय पर अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और इसमें भी मैं आपको बताना चाहूंगा, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन अर्थात युद्ध या बाह्य आक्रमण के संदर्भ में मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय पर मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। लेकिन आर्म्ड रेवेलियन, दैट मीन्स सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो उस समय पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर लगा हुआ है तो ऐसे में मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि सोचिए कि कहीं पर किसी क्षेत्र में किसी लोगों ने कहा गया कि विद्रोह कर दिया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया है, नक्सलाइट जैसे मूवमेंट हो गया, कहीं उन्होंने अचानक से हिंसा प्रारंभ कर दी है। तो ऐसे में नक्सलाइट क्या है, हमारे देश के नागरिक हैं, आर्म रेवेलियन हो रहा है तो हमारे देश के कुछ नागरिक मान लीजिए सशस्त्र विद्रोह करते हैं, तो उस आधार पर अगर लगाया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल तो ऐसे किसी क्षेत्र में या पूरे देश में, तो ऐसे में मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। समझिए इस चीज़ को। तो इस तरह से हमने देख लिया कि मूल अधिकारों को इन 4 स्थितियों में सीमित किया जा सकता है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो संशोधन के माध्यम से भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमने फंडामेंटल राइट्स की कुछ सीमाएं अच्छे से देख ली, समझ ली। और इसके बाद हम देख लेते हैं संशोधन वाले बिंदु को। लास्ट में संशोधन वाले बिंदु को भी हम समझ लेते हैं कि आखिरकार इसमें संशोधन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजंस आए हैं, क्या इसमें वाद विवाद रहा है।
क्या इस संदर्भ में वाद विवाद रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम संशोधन की बात करें तो आपको पता ही है कि आर्टिकल 13(2) आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंतर्गत प्रोविजन है कि यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जिसके कारण फंडामेंटल राइट्स, जिसके कारण मूल अधिकारों पर कुछ सीमाएं लगती हैं या मूल अधिकारों का हनन होता है, तो क्या किया जाएगा, उस सीमा तक, उल्लंघन की मात्रा तक सीमित कर दिया जाएगा या उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ, आर्टिकल 13(2) में दिया गया है संसद ने कोई कानून बनाया और कानून बनाकर अगर मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, मूल अधिकारों पर सीमाएं आ रही हैं और मूल अधिकारों को कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो एक तरह से अनावश्यक रूप से उन पर मनमाना किसी तरह से सीमाएं लगाई जा रही है, तो क्या करेगी न्यायपालिका, उसको उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर सकती है। उल्लंघन की मात्रा तक क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है न्यायपालिका। तो यहाँ पर ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट आ जाती है कि न्यायपालिका उसे क्या कर सकती है, शून्य घोषित कर सकती है। तो यहीं से क्या है, संशोधन के संदर्भ में प्रोविजन निकल कर आए हैं, कोर्ट के कुछ डिसीजंस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सबसे पहला केस आया था, इसमें पहला केस आया था शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ। तो शंकरी प्रसाद भारत संघ ये केस आया 1951 में। ईयर भी ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है सीक्वेंस में लगाने के लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संशोधन के माध्यम से चाहे वह कम कर दे, चाहे किसी को रेस्ट्रिक्ट कर दे, और संसद किसी तरह का भी इस पर संशोधन कर सकती है, सीमाएं लगा सकती है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, उन्होंने कहा, इस केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट को लॉ नहीं माना आर्टिकल 13(2) के अंतर्गत। अर्थात लॉ 13(2) में क्या दिया गया है कि संसद यदि कोई लॉ बनाती है, कोई कानून बनाती है और जिसके कारण मूल अधिकारों पर सीमाएं लगती हैं या उल्लंघन होता है, तो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा। लेकिन इसमें कहा गया जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट लॉ नहीं है, इसलिए अमेंडमेंट के माध्यम से आप कुछ भी जो है संशोधन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आई, फिर चैलेंज किया गया। इसमें दूसरा केस आया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान या राजस्थान राज्य। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य, यह विवाद आया। तो इसमें कहा गया ये 1965 में केस आया। तो राजस्थान राज्य, इसमें भी शंकरी प्रसाद वाले ही निर्णय को इसमें कहा गया, इसको भी जो है समर्थन दे दिया गया, सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। उसके बाद तीसरा केस आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य आया, ये केस आया 1967 में, ईयर भी याद रख लीजिएगा। तो 1967 में ये केस आया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए डिसीजन को पलट दिया और इस डिसीजन को पलटते हुए कहा कि मूल अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है और जो चाहे संशोधन कर सकती है। तो इसके कारण क्या हुआ कि काफ़ी विवाद पैदा हुआ और इसके अगेंस्ट में जाकर क्या किया, पार्लियामेंट ने, उस समय पर इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी जी को पसंद नहीं था कि इतना कोई चैलेंज करे। उन्होंने क्या किया, 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 24th संविधान संशोधन लेकर आई 1971 में, और उसमें आर्टिकल 13 में भी उन्होंने संशोधन किया, आर्टिकल 368 में भी संशोधन किया। आर्टिकल 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, उसमें भी संशोधन किया, और आर्टिकल 13 में भी संशोधन किया, जिसे चैलेंज दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया गया, इसे चैलेंज दिया गया। अब सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसकी वैधानिकता को स्वीकार किया कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सही है, उसने संशोधन जो किया है वो सही है। अब इसके बाद जो है जो चैलेंज दिया गया, ये इस समय पर 11 जजेस थी, 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आई थी। तो उसने ये निर्णय दिया था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में कि संसद चाहे तो किसी भी प्रावधान में, जैसे अन्य प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, उसी तरह से
मूल अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। अब इसके बाद इसके कारण जो 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, इसको चैलेंज किया गया। तो इसके कारण फिर 13 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी और इसमें क्या हुआ, इसमें कौन सा केस था, केस बड़ा फेमस केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और यह केस आया 1973। 24 अप्रैल 1973 को एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूलाधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर या संविधान की मूल संरचना को प्रभावित नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट इट कांट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर सकती है, उसे नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ये अपने आप में काफी ऐतिहासिक निर्णय आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम भारती वर्सेस केरल राज्य। और केशवानंद भारती जी की अभी हाल ही में सितंबर 2020 में मृत्यु भी हो गई। तो करंट अफेयर्स के पर्पज से आप इसको ध्यान रख लीजिएगा केशवानंद भारती को, क्योंकि केशवानंद भारती की अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो इससे संबंधित आपके यूपीएससी या स्टेट पीएससी या फिर अदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरह से केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से वर्तमान में जो स्थिति है वह स्थिति यही है कि संसद संविधान में जिस तरह से संशोधन करती है, अन्य प्रावधानों में संशोधन करती है, उसी तरह से मूल अधिकारों में भी आर्टिकल 368 में जो प्रक्रिया दी गई है, मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इट कांट अल्टर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए नकारात्मक रूप से। तो इस तरह से हमने पूरे इन मूल अधिकारों को देखा, मूल अधिकारों की सामान्य एक संरचना, एक सामान्य रूपरेखा हमने समझ ली। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो समझेंगे, जो 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं संविधान में, उनको समझेंगे। जैसे समानता का अधिकार आर्टिकल 14 to 18 और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 to 22। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24। एंड उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 to 28। एंड उसके बाद संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 and 30। एंड संवैधानिक उपचारों का अधिकार दैट मीन्स राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो हम इन अधिकारों को एक अधिकारों को समझेंगे आर्टिकल्स के माध्यम से। आर्टिकल 12 to 35 को हम एक को समझेंगे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और इनको उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, इससे आपकी सामान्य रूपरेखा क्लियर हो गई होगी इन हेडिंग के माध्यम से। कौन कौन सी हेडिंग हमने देखी, सबसे पहले हमने देखे अधिकार क्या हैं और मूल अधिकार क्या हैं। इसके अलावा हमने देखा कि मूल अधिकारी क्यों कहते हैं। इसके अलावा हमने मूल अधिकारों की प्रकृति या नेचर देखा। इसके अलावा हमने मूल अधिकारों की विशेषताएं देखी, फीचर्स देखी। इसके अलावा हमने मूल अधिकारों की सीमाएं या लिमिटेशंस देखी। और लास्ट में हमने मूल अधिकारों में संशोधन के संदर्भ में न्यायपालिका के किस तरह से निर्णय आए हैं, किस तरह से संशोधन किया जाता है। तो इस तरह से हमने सामान्य रूपरेखा मूल अधिकारों की समझ ली। और मूल अधिकारों का अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। और इसे इंपॉर्टेंस को देखते हुए भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा तक कह दिया था आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसके माध्यम से सभी मूल अधिकारों को, जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उनको संरक्षण दिया गया है। और आर्टिकल 32 को तो इसीलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा तक कह दिया गया है। तो मूल अधिकार अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी व्यक्ति की लाइफ एंड लिबर्टी के लिए और व्यक्ति की गरिमा के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस तरह से हमने मूल अधिकारों को समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं। थैंक यू वेरी मच।